हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एंथ्रोपोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंथ्रोपोलॉजी की रेलेवेंस क्या है, नेम, रेलेवेंस, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का अदर जो डिसिप्लिन्स हैं उसके साथ, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ ले लीजिए हो, चाहे वो सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के साथ रिलेशन हो, चाहे वो बिहेवियरल साइंस के साथ रिलेशन हो, चाहे वो अर्थ साइंसेस के साथ रिलेशन हो, चाहे वो बायोलॉजी के साथ रिलेशन हो, बॉटनी जूलॉजी के साथ रिलेशन हो। हमने ब्रांचेस स्टडी की थी एंथ्रोपोलॉजी की, 4 मेन ब्रांचेस हैं। साथ में हमने एक एक्शन एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था। हमने जो डिफरेंट हमने जैसे हमने इमैनुअल कांट ने कैसे डिस्क्राइब किया एंथ्रोपोलॉजी को, अरिस्टोटल ने कैसे कॉइन किया एंथ्रोपोलॉजी को और डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को, है ना। उसके बाद फिर हमने डैनियल जी ब्रिंटन ने कॉइन किया अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को, सोल्टैक्स ने कॉइन किया एक्शन एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं। देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, एंड इन एडिशन केस स्टडी एनालिसिस, के incorporation of case study in the answer writing. These two are the most important aspects in answer writing. First one is conceptual clarity, then second one is case study incorporation. Okay, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस न्यू टॉपिक। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन। व्हाट इज ह्यूमन एवोल्यूशन? हम किसको बोलते हैं? एवोल्यूशन क्या है, कैसे हुई एवोल्यूशन, और मैन कैसे इमर्ज हुआ इस एवोल्यूशन की जर्नी में। ओके, इसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, कि कैसे कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन्होंने एवोल्यूशन को की जर्नी में कंट्रीब्यूट किया। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मीन क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आए लिविंग स्पीसीज में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। कल्चरल चेंजेस क्या आए लिविंग स्पीसीज में, प्राइमेट्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो हम ये चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। देन अब देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे, बायोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आए। ओके, हम इसमें और भी चीज़ें बड़ी सारी डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे। पहले हम सबसे पहले आता है कि इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन। क्या था, जो हमारे एंसेस्टर्स जो प्राइमेट थे, प्रिमिटिव जो प्राइमेट्स थे, वो क्या थे, वो क्वाड्रूपेडलिस्ट थे। मीन्स वो हिंड लिम्स और फोर लिम्स दोनों को यूज करके वो लोकोमोशन कैरी आउट करते थे। ठीक है, वो दूसरा था इरेक्ट पोस्चर। पहले जो था वो इरेक्ट पोस्चर नहीं था। फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, जब टूल्स बनाए लिविंग स्पीसीज ने, तो क्या हुआ, जो फोर लिम्स थे उनको वो टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। जो फोर लिम्स थे, ठीक है, थंब जो है वो अपोजेबल बन गया फोर लिम्स का, और जो फोर लिम्स थे वो लोकोमोशन के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा, ग्रास्पिंग के लिए इस्तेमाल करना किया जाने लगा, टूल की मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना जाने लगा। तो क्या हुआ, इरेक्ट पोस्चर आ गया। मीन्स वो जो हिंड लिम्स थे उन्हीं के जरिए जो प्राइमेट्स थे वो लोकोमोशन करने लगे। ठीक है, पहले क्या था, क्वाड्रूपेडलिज्म था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया, सेमी इरेक्ट पोस्चर आया, फिर आया फुली इरेक्ट पोस्चर। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अब इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आए होंगे, लिविंग स्पीसीज में क्या चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से जो बाइपेडल हो गया लिविंग स्पीसीज। तो सबसे पहले जो फोरामन मैग्नन जो था ना, वो क्या हुआ, उसकी प्लेसमेंट पहले बैकवर्ड थी प्राइमेट्स में, फिर क्या हुआ, फोरामन मैग्नन की जो प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, ओके। तो
उसके बाद दूसरा आया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो था हमारा वो एस शेप हो गया, ठीक है। तो जो हमारी लोअर स्पाइन जो थी ना, हमारी लोअर स्पाइन वो क्या बन गई, वो एस शेप्ड बन गई, ठीक है। एस शेप से क्या हुआ, ताकि अपराइट वॉकिंग हो सके, चाहे बाईपेडल वॉकिंग हो सके, ठीक है। अब देखिए जो स्पाइन, अगर हम कंपैरिजन करें गोरिल्ला की स्पाइन को और ह्यूमन की स्पाइन को, ह्यूमन की स्पाइन जो थी उसका जो लोअर पोर्शन था ना स्पाइन का, वो एस शेप्ड हो गया। तो उससे क्या हो गया, वो एस शेप स्पाइन थी वो स्प्रिंग की तरह उसने काम किया और बाईपेडल लोकोमोशन में काम किया। लेकिन जो गोरिल्ला की स्पाइन थी वो स्ट्रेट रह गई और गोरिल्ला की जो लोकोमोशन थी वो क्वाड्रूपेडल लोकोमोशन ही रह गई। ओके, ठीक है। और इसके बाद जो फोरामल मैग्नम का मैंने बताया आपको, इसका जो ये इसका शिफ्ट जो हो गया फॉरवर्ड हो गया, स्कल के साथ फोरामन अटैच होती है। तो ये पहले जो थी ये फॉरवर्ड नहीं थी, अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गई शिफ्ट और डाउनवर्ड हो गई। स्कल के जो सेंटर में जो है ना फोरामन मैग्नम आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। क्योंकि क्या होता था कि जो अपर बॉडी का जो वेट है वो क्या होता था, जो हमारी हिंड लिम्स हैं उसको ट्रांसमिट होता था। अब अपर बॉडी का जो वेट है वो किसके ऊपर टिका हुआ था, वो हमारी हिंड लिम्स के ऊपर टिका हुआ था। और ये वेट कैसे ट्रांसमिट होता था, थ्रू द पेल्विक ग्रिडल, क्योंकि पेल्विक ग्रिडल दोनों के बीच में था। तो पेल्विक ग्रिडल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी एरेक्ट पोस्चर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पेल्विक्स जो थी ना ये क्या होगी, ब्रॉड हो गई, ब्रॉड हो गई, बाइपेडल लोकोमोशन को उसने तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, पेल्विक ग्रिडल ने मोसाइक एवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। मोसाइक एवोल्यूशन क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो पेल्विस ग्रिडल जो है वो ये क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया, ठीक है। तो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया डाउनवर्ड वाली साइड, ठीक है, और एक्सपैंड कर दिया, फ्लैट भी हुआ और एक्सपैंड भी कर दिया पेल्विस ग्रिडल, ठीक है। उसके बाद जो फेमर है उसमें भी चेंजेस आ गए। फेमर जो है चेंजेस आई, उसकी वजह से भी उसने कंट्रीब्यूट किया इरेक्ट पोस्चर में। अब क्या होता है कि जो दूसरे प्राइमेट्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन का, तो ह्यूमन के जो लेग्स हैं जो हैं वो लॉन्गर होती हैं आर्म से। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लेग्स जब लॉन्गर है तो फीमर भी क्या हो गया, स्टाउट हो गया और लॉन्ग हो गया, ठीक है। ताकि बॉडी का जो प्रेशर था ना, वो प्रेशर किसने, वो एक तो एस शेप जो थी हमारी स्पाइन, उसने एज ए स्प्रिंग की तरह काम किया, उसने शॉक को अब्जॉर्ब किया। और जो वेट जो था वो हमारे हिंड लिम्स जो फेमर ने उसको वेट को संभाल के रखा, उसको शॉक को अब्जॉर्ब किया। तो हमारा जो फेमर था वो लंबी हो गई और हमारी स्टाउट हो गई, ठीक है। अब देखें, अब जो फीमर है ना, फीमर के अगर आप देखें तो अगर आप फीमर को देखोगे, इसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो इसका जो एंगल है ना, फीमर का जो एंगल है वो आउटवर्ड है फ्रॉम नी से। आप देखोगे उसका, आप अपनी फीमर को ही देखिए तो ये आउटवर्ड होगी फ्रॉम द नी, ठीक है। तो ये किसका, ये इन सब चीजों ने इंसान को खड़े रहने के लिए सक्षम बनाया, ओके। तो क्या क्या चेंजेस आ गई, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो क्या चेंजेस आ गई, ठीक है। पहले तो स्केलेटन चेंजेस क्या क्या आ गई, एक तो हमारा जो फोरामन मैग्नम था वो आ गया, नीचे आ गया और फॉरवर्ड प्लेस हो गया, ठीक है, स्कल के सेंटर में आ गया, डाउनवर्ड आ गया। और दूसरा हमारी जो स्पाइन थी, अगर हम गोरिल्ला के साथ कंपेयर करें इसकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमारी स्पाइन एस शेप्ड हो गई। इसने भी बाइपेडलिज्म को अडॉप्ट किया। और हमारा जो पेल्विस ग्रिडल था वो एक्सपैंड कर गया, ब्रॉड हो गया। उसने क्या किया, वेट को ट्रांसमिट किया, अपर बॉडी के वेट को ट्रांसमिट किया लोअर बॉडी में, हमारे यानी कि अपर बॉडी वेट को ट्रांसमिट किया टू द
हिंड लिम्स, ठीक है। और हमारा जो अगर हम हमारा लोअर लिम्स देखें तो लोअर लिम्स जो है वो हमारा कंपैरेटिवली अपर लिम्ब से लंबा है। तो हमारी फेमर भी है, लंबी है और एंगल्ड डाउनवर्ड है। तो ये सब जो है बाइपेडलिज्म की निशानियां हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद रीमॉडलिंग, फेस एंड टीथ। हमारा जो फेस था उसमें भी चेंजेस आ गए, ठीक है। तो पहले क्या था, फेस जो था प्रोट्रूडिंग फेस था, फेस जो था वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो फेस जो था वो हमारा फ्लैट हो गया। तो ये चेंजेस आ गए, हमारे टीथ्स में चेंजेस आ गई, हमारे कैनाइनिस जो थे, अब अगर हम एप्स की बात करें उसके कैनाइनिस शार्प होते हैं, हमारे जो है वो कैनाइनिस स्मॉल हो गई, हमारे टीथ्स, मोलर्स, कैनाइनिस, इंसीजर्स, ठीक है, मोलर्स, प्री मोलर्स, वो हमारे छोटे होते गए कंपैरेटिवली एप के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जैसे फॉसिल एविडेंसेस भी पढ़ेंगे डिफरेंट, मैंने पहले पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल मैन है, देन उसके बाद होमो सैपियंस है। तो कैसे जैसे हम ऑस्ट्रालोपिथेकस से होमो सैपियंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जास छोटे होते गए, टीथ हमारे छोटे होते गए, कैनाइनिस हमारी स्मॉल होते गई, मोलर्स, प्री मोलर्स के साइजेस कम होते गए, ब्रेन का साइजेस जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। ओके, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे एवोल्यूशन में, इन चेंजेस इन जगहों में चेंजेस हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमने कवर कर लिए। अब हम कवर करते हैं कल्चरल एवोल्यूशन, कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या थे, ठीक है। तो देखो कल्चरल एवोल्यूशन क्या हुआ, हम देखो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, और लैंग्वेज का एक कल्चर फॉर्मेशन में, कल्चर डिफ्यूजन में लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखो कल्चरल जो है एवोल्यूशन जो है वो कैसे होती है, वो जब हम हमारे कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ, हमारे कस्टम्स कैसे आए, कस्टम्स को हमने आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ट्रांसफर किया, वो लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफर किया। तो कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से थे एवोल्यूशन में, लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ, लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। पहले नॉन वर्बली बोलते थे, इशारों से बातें होती थी, फिर उसके बाद ओरली ट्रांसमिशन होने लगा ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का। उसके बाद क्या हुआ, रिटन फॉर्म में जब टेक्स्ट, जब जब लैंग्वेज रिटन फॉर्म में डेवलप होना शुरू हुई तो फिर टेक्स्ट लिखे जाने लगे। तो सब रिचुअल्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशन को, इनको हम रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स उनका मेंटेन बनाने लगे और उनको मेंटेन करते करे जाने लगे, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड होती गई जनरेशन टू जनरेशन। तो कल्चरल एवोल्यूशन में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंटल, पहले आप देखोगे जो जो एप्स का जो फोरहेड है वो रिसीडिंग फोरहेड था, ठीक है, वो फ्लैट नहीं था। होमो सेपियंस का जो अभी आज के जो मॉडर्न लिविंग स्पीसीज हैं, ह्यूमन स्पीसीज हैं, उनका फोरहेड फ्लैट है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो फ्रंटल लोब था ना ब्रेन का, उसकी एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। क्योंकि वो फूड गैदरिंग करने लगा, उसके बाद फिर वो आगे पहले फूड गैदरिंग करता था। कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर इफ यू डोंट माइंड। पहले वो फूड गैदरिंग करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे हंटिंग गैदरिंग करने लगा, फिर टूल्स जो है वो शार्प टूल्स बनाने लगा। तो उसने हैंड्स का, अपने फोर लिम्स का इस्तेमाल करते हुए उसने टूल्स बनाए, बड़े साइज के टूल्स बनाए पहले, ठीक है। फिर धीरे धीरे टूल्स को शार्प करने लगा। तो साथ साथ में हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती गई, फ्रंटल लोब जो था वो डेवलप होता गया, ठीक है। तो
ये था कल्चरली। पहले वो हंटिंग गैदरिंग करता था, फिर धीरे धीरे वो किस में जाने लगा, फिर वो डोमेस्टिकेशन उसने शुरू कर दी। ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट एक्टिविटीज उसने कैरी आउट की, फिर धीरे धीरे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आया, वो क्रॉप ग्रो करने लगा। ठीक है, राइस वीट ग्रो करने लगा। ठीक है, और लाइफ उसकी पहले नोमैडिक लाइफ थी, फिर सेडेंटरी लाइफ हो गई। तो ये ब्रेन की डेवलपमेंट भी होती गई। हाँ, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, फायर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। पहले जो अर्लियर जो स्पीसीज थी, लिविंग स्पीसीज थी, वो खाती थी रॉ फूड खाती थी। तो उसके लिए वो जब रॉ फूड जो होता था उसको खाने के लिए उनको ज़्यादा च्यूइंग करनी पड़ती थी। तो क्या था, मैंडिबल जो था वो स्ट्रॉन्ग था, जॉ स्ट्रॉन्ग थे, टीथ बड़े बड़े थे। जब फायर की डिस्कवरी होगी फिर वो क्या करने लगा, फूड को कुक करके खाने लगा। जब कुक हो गया फूड, पहले हार्ड था फिर सॉफ्ट फूड हो गया। सॉफ्ट फूड को खाया तो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में क्या हुआ, कैनाइनीज टीथ जैसे मैंने आपको बताया इनके साइजेस कम होते गए। धीरे धीरे टाइम के साथ इसके एवोल्यूशन के कोर्स में साइजेस कम होते गए, ब्रेन की डेवलपमेंट होती गई। ठीक है, तो इस तरह से हंटिंग एंड गैदरिंग से वो आया डोमेस्टिकेशन में, हॉर्टिकल्चर में, फिर एग्रीकल्चर में उसने प्रैक्टिस की। तो ये था कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो हमने क्या डिस्कस किया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, बाय क्या स्केलेटन में क्या चेंजेस आए, उसका ब्रेन बड़ा हो गया, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो एस शेप्ड होगी, शॉक अब्जॉर्बेंट बन गई। पेल्विक ग्रिडल जो था पहले नैरो था फिर ब्रॉड हो गया, एक्सपैंड हो गया। ठीक है, जो फोर लिम्स जो थी, हिंड लिम्स जो थी वो लंबी हो गई इन कंपैरिजन टू फोर लिम्स। तो हमारा फेमर जो था वो एंगल्ड हो गया आउटवर्ड, और वो क्या हुआ, स्टॉकी हो गया, और फेमर जो था वो लंबा हो गया। तो इन सब चीजों ने क्या, हमारा जो जो फोर लिम्स जो थे वो दे बिकेम नो लॉन्गर लोकोमोटिव, they became no longer participative in locomotion because upper limbs or forelimbs were used to make tools, to cook food, to discover fire. Okay, and upper limbs became a grasping organ. It helped living species in food gathering and hunting. Upper limbs also helped in making tools of different types, stone tools, iron tools, copper tools, bronze tools, then lastly iron tools. ओके, तो ये अब लोअर लिम्स का काम क्या रह गया, सिर्फ रनिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए, वॉकिंग के लिए ही लोअर लिम्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा। तो ये कल्चरल फैक्टर्स ये थे, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे और साथ में कल्चरल फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है एंड एमर्जेंस ऑफ मैन। ठीक है, अब एवोल्यूशन क्या चीज है, एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या चीज है कि जेनेटिक makeup of species, change in the genetic makeup of a species due to environmental factors is called organic evolution। याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, सिलेबस में क्या टॉपिक है, इसमें टॉपिक है प्री डार्विनियन है टॉपिक, इसमें फिर अब डार्विनियन टॉपिक भी है और पोस्ट डार्विनियन भी हमने इस में कवर करना है। तो ये है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया मीनिंग को डिस्कस किया, स्कोप को डिस्कस किया, डेवलपमेंट को डिस्कस किया, रिलेशन को डिस्कस किया, एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, हमने बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन में उनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, हमने ब्रांचेस ऑफ
एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है कि जैसे ही स्पीसीज में जेनेटिक चेंजेस आती हैं एवोल्यूशन के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्री डार्विनियन। प्री डार्विनियन में में सबसे पहले आती है लमार्किज्म। अब लमार्किज्म है क्या? लमार्किज्म है कि जिन ऑर्गन को यूज एंड डिसयूज ये से होता क्या है, जिन ऑर्गन्स को वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे यूज करता है वो ऑर्गन्स नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को वो डिसयूज करता है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाते। ठीक है, तो होता क्या है, ये लमार्किज्म थ्योरी किन्होंने दी थी? जीन बाप्टिसे डी लमार्क। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे आपने याद रखना है, जीन बैप्टिसी डी लमार्क। जीन पूरा नाम इनका, जीन लमार्क भी बोल सकते हैं आप। जीन लमार्क जो थे एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। पूरा नाम था इनका, इनका पूरा नाम था जीन बाप्टिसे डी लमार्क। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक लिखी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इन्होंने बुक लिखी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो इन्होंने थ्योरी को डिस्कस किया अपनी बुक में। ठीक है, तो थ्योरी का नाम क्या था कि किस तरह से थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, अब होता क्या, थ्योरी का क्या कहना था कि ऑर्गेनिज्म अपने आप में जो मॉडिफिकेशन लाता है, जो अपने आप में मॉडिफिकेशन लाता है, और वो मॉडिफिकेशन अडेप्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। जब अडेप्ट हो जाती है फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो मॉडिफिकेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म में, वो आगे हेरिडिटरी, वो आगे ऑफस्प्रिंग में आ जाती है और वो पार्ट बन जाती है हेरिडिटरी का। ये थ्योरी दी थी। इसमें ये चीज को एक्सप्लेन किया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बाय जीन बाप्टिस्ट डी लिमार, जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस थी। अजम्पशंस क्या थी? इन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब न्यू ऑर्गन जो है वो मॉडिफिकेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि डिमांड होती है एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो जब एनवायरनमेंट जैसा होता है तो ऑर्गन्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं। जब चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये अजम्पशन था लमार का। ठीक है, तो जो थ्योरी थी जीन लमार्क की, तो वो कुछ उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब प्रिंसिपल क्या था? पहला, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज। इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गन्स में नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते जाते हैं, ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशन होते जाती हैं। ठीक है ना, तो जो स्ट्रक्चर्स जो है वो यूज करता है ना ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रक्चर साइज में बढ़ता जाता है, और जो स्ट्रक्चर वो यूज नहीं करता वो डिक्रीज होता जाता है, और इवेंचुअली वो डिसअपीयर हो जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल दी, इन्होंने इसकी एक एग्जाम्पल दी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। होता क्या है, अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, तो वो जब आ गई हैं, उसने अडेप्ट भी कर लिया है एनवायरनमेंट के साथ, अडेप्टेशन के साथ फिर वो क्या होती है, वही स्ट्रक्चर जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, फिर वो पार्ट बन जाता है हेरिडिटरी का। तो ये इनका दूसरा जो है वो प्रिंसिपल था। फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो मैं आपको एक जिराफ नेक की एग्जांपल देता हूँ। तो जिराफ नेक जो है पहले लॉन्गर नहीं थी। ठीक है, तो क्या होता था, पहले जब ग्रासलैंड खत्म हो गया, ठीक है, तो जिराफ को
अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था ट्रीज की लीव्स के ऊपर। अब ट्रीज के लीव्स जो है वो हाइट पे होते थे, तो उनको पाने के लिए वो अपनी नेक को स्ट्रेच करता था, तो वो उसको ले पाता था। तो क्या हुआ, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में उसकी नेक जो है वो लंबी होगी, लॉन्ग होगी, इट गॉट लॉन्ग इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो जिराफ नेक, ये एग्जाम्पल है। मैं कह रहा था आपको कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो इसमें जो लमार्क की जो थ्योरी है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिराफ के नेक की, कि कैसे उसकी नेक जो है वो इतनी लंबी क्यों है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस थ्योरी की? देखो साइंटिफिकली ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई है, इसको रिजेक्ट किया गया है थ्योरी को, लमार्क की थ्योरी को। बट ये थ्योरी को अप्रिशिएट बहुत किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी को अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है, इसको तो साइंटिफिक बेसिस पे इसको तो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जिस टाइम पे ये थ्योरी आई उस टाइम पे माना जाता था कि जो एवोल्यूशन है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। रिलीजियन की वजह से इसको रिलीजियस टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन जीन लमार्क पहले फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल फैक्ट है, वो रिलीजियस फैक्ट नहीं है। तभी इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, अब इसको क्रिटिसाइज क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो बोरिंग्स ऑफ ईयर्स एंड नोज, नोज की हम लोग पिचिंग करते हैं, ईयर्स की पिचिंग करते हैं। ये देखो, ये तो प्रैक्टिस जो है ये प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी है और आज की मॉडर्न सोसाइटीज में भी है। लेकिन अब जैसे अब लेकिन ये पिचिंग नोज या अगर किसी फीमेल में है, जब मेल में है, नोज के पर्स्ट है, ईयर्स पर्स्ट है, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग में तो पर्चिंग होती नहीं है। तो इस चीज ने इस थ्योरी को डिसरिगार्ड किया। लमार्किंग के थ्योरी के मुताबिक अगर ईयर पर्चिंग है, नोज पर्च है पेरेंट्स के, तो उसके ऑफस्प्रिंग के बॉर्न के टाइम पे उसके ईयर्स और नोज भी पर्च होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका है एग्जाम्पल म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो एक अगस्त वाइसमैन थे जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। अब वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, लमार्क की थ्योरी जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे उसको थ्योरी को टेस्ट किया। उन्होंने क्या किया कि जो टेल होती है माइस की उसको उसने काटा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो टेल काटते गया। लेकिन अगर लमार्क की थ्योरी को अगर हम देखें तो जो अगली जनरेशन है उसमें टेल्स जो है वो छोटी होनी चाहिए या टेल्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें टेल्स छोटी नहीं पाएगी, उनमें टेल्स बड़ी ही पाएगी। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो आप इसमें दो क्रिटिसिज्म दे सकते हो। एक तो दे सकते हो म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अगस्त वीसमैन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था लमार्क की थ्योरी को। उन्होंने जनरेशन उन्होंने माइस की उन्होंने टेल काट की। ठीक है, टेल काट के जनरेशन बाय जनरेशन वो टेल्स को काटते गए, लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग थे उनकी टेल छोटी नहीं पाएगी, उनकी टेल्स जो उनके पेरेंट्स के थी वैसी ही टेल उनमें मिली। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा कह सकते हैं कि जैसे हम करते हैं बॉडी में अल्ट्रेशन करते हैं, नोज में अल्ट्रेशन करते हैं, नोज में अल्ट्रेशन करते हैं, होल करते हैं, तो वो ईयर और नोज अल्ट्रेशन ऑफस्प्रिंग में नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है लमार्क थ्योरी का। ठीक है, हाँ, अब कुछ एक्सपेरिमेंट इसके फेवर में भी हुए हैं, लमार्किज्म के फेवर में। मैं आपको
FB सुमलर का एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसने क्या किया, उसने जो रैट्स थे, वाइट रैट्स लिए, उसने उनको रियर किया, उनकी रीडिंग की हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो उसने कहा कि जो रैट्स जो थे, जब उनकी रीडिंग की तो उनकी बॉडीज जो थी वो बड़ी हो गई, लार्जर बॉडीज थी, ठीक है, और टेल्स भी उनकी लंबी हो गई, ठीक है। तो और जो लंबी टेल होगी, बॉडी भी लार्ज हो गई, और उनके जो ऑफस्प्रिंग आए निकल के, उनकी बॉडी भी लंबी बड़ी थी और टेल्स उनकी लंबी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो ये लमार्क की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? FB सुमलर एक्सपेरिमेंट। तो कितने नाम हमने पढ़ लिए है ना, जीन, लमार्क, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट का नाम पढ़ा, अगस्ट वीजमैन जर्मन बायोलॉजिस्ट का नाम पढ़ा, FB सुमलर है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कनेक्ट किया, जो रैट्स के ऊपर कंडक्ट किया, रेयरिंग की, रैट्स को हाई टेम्परेचर पे रेयर किया तो उनकी बॉडी के साइजेस बढ़ गए और उनके टेल्स जो थी वो भी लंबी हो गई, ठीक है। और जो कैरेक्टर जो अक्वायर हुए थे, लंबी टेल वाला और बड़ी बॉडी साइज का, वो कैरेक्टर जो है वो ऑफ स्प्रिंग में भी ट्रांसमिट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट है, FB सुमलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये कहीं ना कहीं लमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट लमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी है, एप्रिशिएशन भी इसको मिली थ्योरी को, ठीक है। ये हमने पढ़ा प्री डार्विनिज्म। अभी हम पढ़ते हैं डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म में हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या है? तो एक डार्विन थे, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? उन्होंने थ्योरी दी एवोल्यूशन की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो ओरिजिन होता है स्पीसीज का बाय नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन की इन्होंने बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन की बाय नेचुरल सिलेक्शन, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने बुक लिखी बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और अब प्रोपोजिशन क्या थे? इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेरिएशन की, और यही वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करती है। दैट इज व्हाई ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, आर डिफरेंट इन मैनी वेज, ओके। और दूसरा इनका प्रोपोजिशन का असम्पशन ये थी कि एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरल टेंडेंसी होती है रिप्रोड्यूस करने की, ये दूसरी असम्पशन थी, ठीक है। और इन्होंने स्ट्रगल फॉर इन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो लिविंग स्पीसीज जो है वो स्ट्रगल करते हैं अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या फिर जो ओरिजिनल स्पीसीज थ्योरी थी, उसका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था, ये कोर था, ये थ्योरी का कोर था, ठीक है। जो सर्वाइव कर जाएगा, जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगा वो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और वो एक्सटेंट हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो अब जो वेरिएशन है, अब वेरिएशन जो आती है ऑर्गेनिज्म में, वो हर एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो वेरिएशन क्या करता है, और ये वेरिएशन जो है वो पास ऑन होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये इसकी प्रोपोजिशन थी, ओके, डार्विनिज्म की। तो डार्विनिज्म ने भी इसकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया अपने तरीके से,
आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्विक रिवीजन करते हैं हम। इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कैसे इन्होंने थ्योरी की एवोल्यूशन की, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यह वो एवोल्यूशन होती है। तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। एक प्रिंसिपल था कि प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने इनके कुछ प्रपोजिशंस दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो वो वेरी करने की, और वेरिएशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक ऑर्गेनिज्म की। और ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और इनके एक इनका ये प्रपोजिशन था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बेसिकली कोर है, इट इज द कोर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। जो फिट हैं, जो अडाप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट को के साथ, वो सरवाइव कर जाते हैं, और जो फिट नहीं होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रपोजिशन था लमार का, नॉट लमार का, अबाउट डार्विन का, ठीक है। तो डार्विन ने कहा कि जो कैरेक्टर है वो जो आ जाता है लिविंग स्पीसीज में, वो फिर आगे एवोल्यूशन में नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएशन, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट प्रपोजिशन थी, ठीक है, ऑफ डार्विन। तो डार्विन की थ्योरी, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया, इन्होंने वेरिएशन को एक्सप्लेन किया, इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन किया। तो ये सारी जो थी ये डार्विन की थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तो अब गैलापेगस फिंचेस, गैलापेगस फिंचेस क्या है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी बीक्स जो है ना, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो जहां पे बारिश वाले एरियाज हैं, ठीक है, तो कहीं पे स्मॉलर बीक्स है, कहीं पे लार्जर बीक्स है, कहीं पे ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ता है, फूड के सोर्सेज के ऊपर अडाप्ट करना पड़ता है। इसलिए जो गैलापेगस जो है वो डिफरेंट स्पीसीज उनकी बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सूखे के टाइम पे, जब जहाँ पे जो एरिया ड्रॉट एरिया था, वहां पे बीक्स जो थी उनकी गैलापेगस की वो बड़ी थी, तो वो सरवाइव कर गई। लेकिन जहां पे रेनी एरियाज थे, वहां पे छोटी बीक्स वाले वो बेटर तरीके से सरवाइव कर गए, ठीक है। तो ये है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था गैलापेगस फिंचेस के थ्रू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। अब डीमेरिट्स क्या है, अब डीमेरिट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के से कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होती है। बट जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, म्यूटेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, वेरिएशन है, तो वो फैक्टर्स कैसे और एवोल्यूशन करते हैं उनके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, ओके। तो ये इनके डीमेरिट्स थी, ओके। अब जैसे इन्होंने कुछ जो थे, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कुछ कुछ ऑर्गन्स जो थे यूजफुल नहीं भी थे, लेकिन फिर भी उनमें डेवलप हो गए। जैसे हम टस्क जो होते हैं एलिफेंट के, जो उनकी वो होती हैं,
जिनको बोलते हैं टस्क, वो टस्क जो एलिफेंट थे वो उनका कोई काम नहीं था, यूजफुलनेस नहीं था, लेकिन फिर भी वो डेवलप हो गए, ज़्यादा डेवलप हो गए। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डार्विन, ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन तो किया कि वेरिएशन है, बट उस वेरिएशन के काज क्या है, क्यों वेरिएशन हो जाती है। इसने कहा वेरिएशन तो है, वेरिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर पाता है, नहीं कर पाते हैं वो नहीं कर पाता है। तो इनकी प्रपोजिशन थी, इन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने काज क्या है, वेरिएशन क्यों हो रहा है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वेरिएशन एक्सप्लेन की, लेकिन काज क्या था वेरिएशन का वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था इनका डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो क्या आपने देखा लमार्क्स थ्योरी में और डार्विन्स थ्योरी में फ़र्क क्या है। इन्होंने जो लमार्क्स जो थे, तो इन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजी, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को कि कैसे वो थ्योरी ऑफ जूस एंड डिसयूज के जरिए एक्सप्लेन किया, और कैसे वो जो करेक्टर जो है जब अक्वायर हो जाता है, जो मॉडिफिकेशन आ जाती है, वो कैसे पास ऑन हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, कैसे वो ट्रांसमिट हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक्सप्लेन किया लमार्क ने। इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजी। तो इनके फेवर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। तो जैसे कुछ अगेंस्ट में एक्सपेरिमेंट थे, म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट, वो माइस के ऊपर जो टेल पूंछ को काट के वो उनको रीलिंग की, तो उनकी जो जनरेशन जो थी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी जो पूरी फुल फ्लेज टेल निकल गई थी। हाँ, एफ.जी. सुमनर ने एक्सपेरिमेंट किया, तो टेल्स को हाई उसको उन्होंने हाई टेम्परेचर पे रैट्स को रियर किया, तो उनके जो वो साइज उनके बढ़ गए, तो उनकी जो सब्सिक्वेंट जनरेशन थी उनके साइज बढ़े थे, टेल्स उनकी लंबी थी। तो ये इसको भी एक्सप्लेन किया है। ये जो एफ.बी. सुमनर की थ्योरी है, ये फेवर करती है इसको लमार्क की थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद इसकी देखो एक पहली थ्योरी थी जिन्होंने कहा कि ये एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। क्रिटिकली इसको क्रिटिसाइज मैंने बताया आपको। एक तो म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट है, बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज, पिर्चिंग हम जो करते हैं ईयर्स एंड नोज की, वो एक्सपेरिमेंट भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डार्विन्स थ्योरी है। डार्विन्स की थ्योरी इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के जरिए एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को एक्सप्लेन किया, नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि प्रोपोजिशंस दी है कि वेरिएशन जो है वो बाई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से वेरी करता है। और जो है दूसरा इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उनमें टेंडेंसी होती है वेरिएशन करने की। ये किसने, डार्विन्स ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो थी वो कोर था, जो डार्विन ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो गैलापैगस फिंचेस की इन्होंने एग्जांपल दी। लमार्क के केस में जिराफ की एग्जांपल दे सकते हो आप। इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आप गैलापैगस फिंचेस की एग्जांपल दे सकते हो कि वेरिएशन कैसे, उनकी बीक्स जो है वो फिंचेस की जो बीक्स है वो उनमें वेरिएशन क्या है। छोटी साइज की बीक्स वाली गैलापैगस फिंचेस है, लार्ज बीक्स वाली भी गैलापैगस फिंचेस है, ठीक है। अब डिमेरिट्स क्या है, इन्होंने कहा वेरिएशन तो होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि वेरिएशन के काज क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन जो अदर फैक्टर्स थे और एवोल्यूशन में, चाहे वो आइसोलेशन है, चाहे वो म्यूटेशन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन है, नेट डेंड्रिटिक ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से जो एवोल्यूशन होती है उसको जो चार्ल्स डार्विन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल डीर जो एलिफेंट का जो हंस है, वो क्यों, टस्क जो है वो एलिफेंट्स का, वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है बड़ा, लेकिन उसकी यूज भी नहीं होता, वो बियॉन्ड इट्स यूजफुलनेस वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है उसका साइज। तो उस चीज को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब डार्विन की जो, अब इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट डार्विनिज्म। अब पोस्ट डार्विनिज्म में क्या है, इस पे हम वही थ्योरी ऑफ आइसोलेशन को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जिर्मोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम डार्विनिज्म और लमार्किज्म का कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही इसको स्टडी करेंगे, आगे वाला पोर्शन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब थ्योरी जो एवोल्यूशन आइसोलेशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आइसोलेशन। सबसे पहले होता क्या है, आइसोलेशन क्या होता है कि
जब स्पीसीज की दो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन मान लीजिए एक्स है, दूसरी पॉपुलेशन वाई है, और वो क्या है, दोनों पॉपुलेशन जो है एक स्पीसीज की वो सेपरेटेड है। वो आप सेपरेशन का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके बीच माउंटेन बैरियर हो सकता है, रिवर बैरियर हो सकती है, ओशन बैरियर हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो डिफरेंट एरिया जो है ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो एवोल्यूशन होगी वो डिफरेंट होती है। ये है आइसोलेशन। ये किसने प्रपोज किया था? ये वेगनर ने। अब याद करो, वेगनर ने प्रपोज किया था आइसोलेशन। इन्होंने कहा कि दो पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की अगर वो एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से डिस्टेंट जगह पे रहती हैं, तो वो अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही हैं, तो उनमें जो वेरिएशन आएंगी वो भी डिफरेंट आएंगी। वो पॉपुलेशन जो है वो डिफर करेगी दूसरी पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। तो ये भी इसकी वजह से भी एवोल्यूशन। तो ये वेगनर की जो थ्योरी है आइसोलेशन, ये बताती है कि आइसोलेशन की वजह से कैसे एवोल्यूशन होती है। उसके बाद आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो दिया था वो दिया था ह्यूगो डी वरीज। देखो, हमने एफजी सिमुलर का नाम सुना, हमने लमार्क का नाम सुना, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, हमने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना, हमने इमैनुअल कॉन्ट का नाम सुना, हमने डैनियल जी ब्रिंटन का नाम सुना, हमने सोल टैक्स का नाम सुना, ठीक है, हमने ईबी टाइलर का नाम सुना, हमने रैडक्लिफ ब्राउन का नाम सुना, ठीक है। तो जहाँ जो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट किसी ना किसी ने दिया होगा। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इसके साथ केस स्टडी इन कॉर्पोरेशन जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है टू फैच फुल मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो हम म्यूटेशन के जरिए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। म्यूटेशन क्या चीज है? ओके, म्यूटेशन की थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने, ठीक है। तो हम आगे जैसे ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने कैसे इन्होंने कहा कि म्यूटेशन आप क्या होता है कि जो चेंजेस आती है ना ऑर्गेनिज्म में, जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जो है वो जो उसकी जो प्रोजनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो इनहेरिट कर लेती है, ठीक है। तो म्यूटेशन इज सडन सर्टन लार्ज और डिस्क्रीट चेंजेस आती हैं स्पीसीज में, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है वो हो सकता है, म्यूटेशन जो है वो जो जो नेचर जो है वो उन म्यूटेशन को सिलेक्ट करता है जो कि सरवाइव करने वाले हों, और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है जो सरवाइव करने के लिए सक्षम हो। जो नहीं सरवाइव कर पाते वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं नेचर के द्वारा, ठीक है। तो ये था ह्यूगो डी वरीज ने एक्सप्लेन किया। इसको म्यूटेशन को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप इतना ही इसको दिमाग में रखिए कि म्यूटेशन क्या है। सडन, ड्रास्टिक और लार्ज डिस्क्रीट चेंजेस इन स्पीसीज। ओके, उसके बाद अगला आता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोस्ट डार्विनिज्म कि डार्विनिज्म के बाद और क्या इस वर्क में, एवोल्यूशन के वर्क में कैसे और प्रोग्रेस हुई। तो इसमें आती है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल, एक होते हैं जर्म सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होता है? कोई भी सेल is any cell of the body except sperm cell and egg cell। एग सेल और स्पर्म सेल के अलावा और जितने भी सेल होते हैं बॉडी में उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। तो बता, जो सोमैटिक सेल क्या है? जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हम
एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। ओके। अब दूसरे सेल्स होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, कॉल्ड गैमेट्स, उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। तो दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। ओके। तो अब थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म क्या कहती है? थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म कहती है कि जो सोमैटिक सेल में, ठीक है, जो चेंजेस आती हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती, वो आगे प्रोजेनी में ट्रांसमिट नहीं होती। लेकिन जो जर्म सेल में जो चेंजेस आती हैं वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो जाती हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, अब जैसे जो रेसलर्स के जो बच्चे होते हैं तो उनकी बॉडी वैसी नहीं होती जैसे कि उनकी पेरेंट्स की होती है। ठीक है। ये हम या फिर रेसलर चिल्ड्रन डोंट इनहेरिट मसल फ्रॉम फादर ओब्लिक मदर। ठीक है। दिस इज ड्यू टू बिकॉज जो सोमैटो सेल में जो चेंजेस आती हैं वो आगे चेंजेस जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में। ओके। उसके बाद पियर्चिंग ऑफ ईयर एंड नोज ऑफ इंडियन वुमेन, ये जो पियर्चिंग करते हैं ईयर की और नोज की, ये भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, तो हमने पोस्ट डार्विनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तीन चीजें, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन की दो पॉपुलेशन सेपरेटली रह रही हैं तो वो कारण बन जाती हैं एवोल्यूशन का, आइसोलेशन कारण बन जाती है एवोल्यूशन का। और दूसरा है म्यूटेशन, सडन चेंजेस जब आते हैं, डिस्क्रीट चेंजेस जब आते हैं स्पीसीज में तो वो कारण बन जाते हैं एवोल्यूशन का। ठीक है। तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, अगस्ट वाइसमैन ने दिया था। आपको याद होगा अगस्ट वाइसमैन कौन थे? ये एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लामार्किज्म की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जो सोमैटो जर्मोप्लाज्म में जो चेंजेस आती है वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन जो दूसरे सेल्स में चेंजेस आती है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रेसलर चिल्ड्रन होते हैं वो मसल्स नहीं इनहेरिट कर पाते हैं, वो उनकी सोमैटिक सेल्स में चेंजेस है, वो मसल्स जो है वो इनहेरिट नहीं कर पाते। पर्चिंग के एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, नियर एंड नोज की पर्चिंग। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसका ब्रीफ में। ठीक है। क्योंकि आपने जो लामार्क की थ्योरी है आपने इसमें पढ़ा है कि लामार्किज्म क्या है। ठीक है। लामार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, थ्योरी लामार्किज्म की थ्योरी किसने दी थी, डार्विनिज्म की थ्योरी किसने दी थी। एग्जाम्पल लामार्क में आप जिराफ की एग्जाम्पल दे सकते हो, डार्विन में आप गैलापेगोस फिंचेस की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। अब लामार्क में कहा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज की बात थी, और जो यूज की वजह से जो कैरेक्टर अक्वायर होता है वो उसको ट्रांसमिट हो जाता है वो। लेकिन डार्विनिज्म जो है ना, तो ये कहता है कि लामार्किज्म जो चेंज यूज डिसयूज का इंटरनल फिनोमेना है ये, लेकिन डार्विनिज्म कहता है कि वो इंटरनल फोर्स है कोई। लामार्क कहता है कि इंटरनल फोर्स है कोई एवोल्यूशन में, लेकिन डार्विन कहता है कि ऐसी कोई इंटरनल फोर्स नहीं है जो कि एवोल्यूशन के लिए हो। ठीक है। और डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का कांसेप्ट दिया, बट लामार्किज्म ने ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का दिया, और दूसरा इसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया डार्विनिज्म ने। लामार्किज्म में कोई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे बिलीव नहीं करते थे। ये इंटरनल कहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हाउ एवोल्यूशन होती है। ठीक है। तो अब कहते हैं कि अब लामार्क थ्योरी बोलती है कि अगर हम ऑर्गन को
हम यूज़ करते हैं तो वो बेटर तरीके में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ऑर्गन कैन डेवलप फर्दर ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। उसमें वेरिएशन, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग क्रिटिसिज्म, लमार्किज्म का क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है, क्योंकि जब आप थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं तो एक नई थ्योरी निकलती है, नए हाइपोथेसिस सेटअप किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, न्यू थ्योरी बिल्डिंग होती है। तो लमार्किज्म के बाद जब प्री डार्विनिज्म था, प्री डार्विनिज्म में हमने लमार्किज्म को डिस्कस किया, डार्विनिज्म में हमने डार्विन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पोस्ट डार्विनिज्म में हमने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म को डिस्कस किया, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को हमने डिस्कस किया, इनका हमने कंपैरिजन किया। ठीक है ना, तो कैसे जिराफ की ग्रोथ कैसे हुई, स्ट्रेचिंग के साथ उसकी जो नेक है वो ग्रोथ हो गई। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रेचिंग हो गई। ठीक है, तो किस तरह से हमने ये डिस्कस किया गाइस। तो हम इस वीडियो में आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे, कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या थे ह्यूमन एवोल्यूशन में। ठीक है, कैसे फॉर्म में बदलाव आ गए, कैसे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड था वो एस शेप्ड हो गया, कैसे फोरामन मैग्ना जो है वो सेंटर में आ गया स्कल के और फॉरवर्ड प्लेसिंग हो गई, कैसे जो हमारा फेमर है वो लॉन्ग हो गया और स्टाउट हो गया। ठीक है, कैसे हमारा पेल्विस ग्रिडल, ये सारे जो एवोल्यूशन जब क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन ये साथ साथ में चलते गए। कल्चरल एवोल्यूशन ने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को इम्पैक्ट किया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने कल्चरल एवोल्यूशन को इम्पैक्ट किया। अब जब फायर की डिस्कवरी हुई, ये क्या था, कल्चरल फैक्टर था, इसने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को इम्पैक्ट किया। फायर की डिस्कवरी के साथ हमारे जो जॉस स्मॉल हो गए, टीथ, कनाइनिस, इंसीजर्स, ये इनके साइज छोटे होते गए क्योंकि च्यूइंग ज़्यादा नहीं करनी होती थी, फूड सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो हेड जो था पहले फ्लैट, फोर हेड जो था वो रिसीडिंग हेड था, क्योंकि जो ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जब ब्रेन की डेवलपमेंट होती गई, ठीक है ना, बायोलॉजिकली ब्रेन की डेवलपमेंट होती गई तो उसने इम्पैक्ट किया कल्चर को भी, क्योंकि टूल्स फिर और सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनने लगे। पहले लार्ज टूल्स होते थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्लीवर्स, पॉइंट्स, ब्लेड टूल्स। ठीक है, देन फ्लेक्स। ठीक है, तो ये टूल्स हम आगे हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, हम इन टूल्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये टूल्स साइट्स की डिस्कशन करेंगे, कहाँ ये टूल्स मिले, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजिकल एंड कल्चर फैक्टर्स ये आपस में रिलेटेड है। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल एवोल्यूशन एंड कल्चरल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो इसमें हमने लमार्क की थ्योरी पढ़ी, हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी, हमने पोस्ट डार्विनिज्म थ्योरी भी हमने पढ़ी। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट करें। आप नेगेटिव ही कमेंट करें लेकिन कमेंट जरूर करें गाइस। ओके गाइस, थैंक्स, हैव अ गुड नाइट।